गुड मॉर्निंग। आज हम अमर्त्य सेन के आर्थिक विचारों पर चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हमने अमर्त्य सेन के आर्थिक विचारों के अंतर्गत कल्याणकारी अर्थशास्त्र, असमानता, गरीबी और अकाल संबंधी विचारों पर चर्चा कर ली है। आज हम उनके विकास की सार्थक व्यूहरचना या यूँ कहें कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या विकास अर्थशास्त्र पर चर्चा करेंगे। वर्षों से विकास अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति में वृद्धि का विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जिसमें यह मानकर चला जाता है कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पत्ति में वृद्धि के साथ विकास के अन्य घटक जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन की प्रत्याशा आदि भी बढ़ने इसके साथ साथ जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे यह अन्य घटक भी बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार आय का स्तर एवं आय का वितरण बहुत लंबे समय से विकास अर्थशास्त्र के प्रमुख आधार स्तंभ रहे हैं। प्रोफेसर सेन ने अपने लेखों में यह बताया कि विकास की वर्तमान परिभाषा सही मायने में विकास की वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए अपर्याप्त है। प्रोफेसर सेन ने विकास की अवधारणा के अंतर्गत परंपरागत विकास की अवधारणा के साथ साथ एक दूसरी वो परंपरागत विकास की अवधारणा जो है उससे अलग हटकर एक अवधारणा देना चाह रहे थे और उन्होंने विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की संस्थागत जटिलताओं पर अपना ध्यान केंद्रित किया और एक नई अवधारणा प्रदान की। 1980 जब तक परंपरागत विकास की अवधारणाओं को अधिक महत्व दिया जाता था और 1980 के बाद सेन की विकास की अवधारणा बिल्कुल परंपरागत अवधारणा से अलग रखी गई और पहली बार उन्होंने अपने लेख के अंतर्गत तकनीक का चुनाव के बारे में बताया और विकासशील देश किस प्रकार से अपने विकास की संभावनाओं को अधिकतम कर सकते हैं इसके बारे में भी बताया। उनका अधिकांश ध्यान संस्थागत जटिलताओं एवं अर्थव्यवस्थाओं की अपूर्णताओं की तरफ रहा और किस प्रकार से इन अपूर्णताओं से उभरा जा सके, इस ओर उन्होंने सभी का ध्यान आकृष्ट किया। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में विवेकशील चुनाव सेन के कृषि अर्थशास्त्र के शोध में भी परिलक्षित होता है। 60 के दशक के प्रारंभ में भारत के कृषि अर्थव्यवस्था के विकास पर बड़ी लंबी बहस चली थी। उस समय अर्थशास्त्री कृषि फार्म के आकार और उत्पादकता में व्याप्त विपरीत संबंधों के शोध में व्यस्त रहे थे। यह बहस भारतीय नीति निर्माताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी क्योंकि उनके दिमाग में दो बातें घर कर गई थी। क्या सामूहिक कृषि को अपनाया जाए या कृषि को बाजार की शक्तियों के भरोसे छोड़ दिया जाए। फार्म के आकार, उत्पादकता के विपरीत संबंधों ने कृषि को बाजार की शक्तियों के हवाले छोड़ देने का सुझाव दिया। परिणाम स्वरूप नई कृषि नीति विकसित होने लगी। सेन ने उपयुक्त कृषि नीति को चुनौती दी। उन्होंने अपने शोध के आधार पर यह बताया कि भारतीय किसानों का एक बहुत बड़ा भाग एक अलग मानसिकता से काम करता है जिसे अस्तित्व की विवेकशीलता कह सकते हैं, जो किसान के अनुकूलतम स्तर से
अधिक अनाज उत्पन्न करने के लिए बाध्य करती है। यानी किसान को वो जितना अनाज उत्पन्न कर सकते हैं उससे अधिक वह अनाज उत्पन्न कर सकते हैं, यह बताने के लिए बाध्य करती है। अस्तित्व की यह विवेकशीलता सेन ने छोटे फार्म व अधिक उत्पादकता के रूप में जानी। विकासशील देशों में कृषि की विवेकशीलता के अंतर्गत सेन ने यह पाया कि यदि कृषि में परिवार द्वारा लगाए गए कृषिगत संसाधन यानी कि इनपुट्स को बाजार कीमत पर आंका जाए तो भारतीय किसानों के बहुत बड़े भूभाग के कृषि फार्म घाटे में चलते हैं। सेन के इस महत्वपूर्ण योगदान के बाद विकासशील देशों में कृषकों के व्यवहार से संबंधित कई घटकों, कृषि तकनीक की कुशलता, राज्य का योगदान, बाजार का योगदान आदि पर खुली चर्चा होने लगी। सेन ने यह पाया कि विकासशील देशों में कृषि के मामले में राज्य एवं बाजार का योगदान अन्य घटकों की तुलना में ज़्यादा होता है। सेन ने विकास के अर्थशास्त्र में मूलभूत आवश्यकता दृष्टिकोण को विकसित कर एक नई बहस को प्रारंभ कर दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक निर्धनता एवं अकाल में यह बताया कि राज्य को विकासशील देशों में सामाजिक सुरक्षा के उपाय लागू करने चाहिए, जिनमें अनुदानित खाद्यान्न वितरण योजना, स्वास्थ्य रक्षा जाल तथा लोगों की क्रय शक्ति को कम करने वाले घटकों पर रोक आदि शामिल है। सेन ने विकासशील राष्ट्रों के समक्ष दो वैकल्पिक व्यूह रचनाएं प्रस्तुत की। पहली प्रेरित सुरक्षा व्यूह रचना और दूसरी समर्थन प्रेरित सुरक्षा व्यूह रचना। प्रथम दृष्टिकोण ट्रिकल डाउन इफेक्ट पर आधारित है और द्वितीय किसी अर्थव्यवस्था में राज्य द्वारा मूलभूत आवश्यकताओं के लिए सार्वजनिक प्रावधान करने पर बल देती है। सेन ने विकास संबंधी विचारों से महत्वपूर्ण यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सभी लोगों को शिक्षित करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उनके अनुसार आधारभूत शिक्षा के फैलाव से आर्थिक समानता में वृद्धि होती है। सेन का शिक्षा पर दबाव स्व सुरक्षा के उपकरण के रूप में है। उन्होंने अपने शोध में यह पाया कि निम्न औसत शिक्षा की दर, निम्न महिला शिक्षा की दर, राज्यों में शैक्षिक स्तरों में असमानता, अल्प आयु समूह में व्याप्त अशिक्षा की व्यापकता, स्कूलों के बीच में पढ़ाई छोड़ने की उच्च दर आदि भारत में कृषि नीति की कमियों, बाल श्रम के अधिक फैलाव तथा उच्च शिक्षा पर अधिक जोर आदि को प्रकट करती है। वह यह तर्क देते हैं कि भारत में आर्थिक सुधारों के संदर्भ में शैक्षणिक प्राप्तियों को जनता की सुधार कार्यक्रमों के रूप में अधिक देखा जाना चाहिए। निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि सेन ने अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों को छूकर गहन अध्ययन किया है। उन्होंने कल्याणकारी अर्थशास्त्र में कल्याण सूचकांकों, निर्धनता सूचकांकों, सामाजिक अधिकारों व सामाजिक अवसरों, अकाल के वास्तविक कारणों तथा विकास अर्थशास्त्र में सामाजिक तथ्यों की प्रबल भूमिका को उजागर करके आर्थिक विश्लेषण को एक सार्थक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास किया है। उनके अध्ययन में अर्थशास्त्र, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, दर्शनशास्त्र व गणित का एक संपूर्ण संबंध देखने को मिलता है। यह भारत के लिए गर्व की बात है कि किसी भारतीय अर्थशास्त्री को पहली बार सम्मानित इतने बड़े नोबेल पुरस्कार
से सम्मानित किया गया। अतः हम यह कह सकते हैं कि भारत का मान बढ़ाने वाले अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन भारतीय आर्थिक चिंतन में अपना एक विशेष स्थान रखते हैं। थैंक यू।